जय हिंद साथियों। आज हम फिर उसी मॉडर्न फिजिक्स के नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं और इस नए टॉपिक का नाम है रेडियो सक्रिय क्षय या विघटन से संबंधित नियम। अब इस टॉपिक में हम लोग रेडियो सक्रियता विखंडन नियम या क्षय नियम के बारे में जानेंगे कि अगर अल्फा कण किसी रेडियो सक्रिय तत्व से निकलता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, बीटा कण किसी रेडियो सक्रिय तत्व से निकले तो क्या प्रभाव पड़ेगा और गामा कण किसी रेडियो सक्रिय तत्व से निकले तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे संबंधित नियम और इसका गणितीय रूप हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो पहला नियम जिसे हम अल्फा कण के लिए कह सकते हैं, निम्नलिखित नियम में से पहला नियम हम लोग चलते हैं। यदि किसी परमाणु के या नाभिक डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, नाभिक से एक अल्फा कण उत्सर्जित हो तो क्या होगा देखते हैं। मान लेते हैं हम कोई नाभिक है, इसका परमाणु संख्या परमाणु भार परमाणु संख्या हम लोग मान लेते हैं ए, परमाणु संख्या नहीं द्रव्यमान संख्या ए, और परमाणु संख्या को मान लेते हैं जेड। और इस तत्व से अगर एक अल्फा कण उत्सर्जित हो तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा कण हीलियम नाभिक से बना है, तो क्या होगा, ये निकल गया 2 की कमी परमाणु संख्या में और 4 की कमी परमाणु द्रव्यमान संख्या में। यानी अब ये एक्स जो नाभिक है इसके परमाणु संख्या में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। तो हम इस प्रकार ये कह सकते हैं कि यदि किसी नाभिक से एक अल्फा कण उत्सर्जित हो तो परमाणु संख्या में 2 की कमी तथा द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। ये पहला नियम में हम लोग लिख सकते हैं। अब इसके दूसरे नियम में चलते हैं। यदि इसी नाभिक जिसका परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A है, इस तत्व से इस पदार्थ से ये रेडियो सक्रिय पदार्थ कोई है, इससे अगर एक बीटा कण बाहर निकलता है, बीटा कण उत्सर्जित हो जाता है, तो बीटा कण हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। तो इसके परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाएगी और द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहेगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा नियम क्या लिख सकते हैं, इसी से नियम बना सकते हैं। यदि किसी नाभिक से एक बीटा कण उत्सर्जित हो तो परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि
तथा द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है, जिसको एग्जांपल से हम लोग समझ लिए। इसी तरह इसका तीसरा नियम कि यदि कोई रेडियो सक्रिय तत्व है जिसका परमाणु संख्या Z, द्रव्यमान संख्या A है और इससे एक गामा कण निकलता है जिसे हम फोटोन से मिलकर बना हुआ माने हैं, फोटोन निर्मित होता है, तो इसके परमाणु संख्या में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है और द्रव्यमान संख्या में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या परिवर्तन होता है? ये एक्साइटेड स्टेट से, उत्तेजित अवस्था से में रहता है और अगर एक गामा कण उत्सर्जित कर देता है तो ये अस्थायी, अपना मूल अवस्था या अस्थायी अवस्था में आ जाता है। यानी उत्तेजित अवस्था से अस्थायी अवस्था में आ जाती है। हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि नियम क्या हो जाएगा, किसी नाभिक या तत्व नाभिक से एक गामा कण उत्सर्जित होता है हो तो परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या दोनों अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। केवल यहां दिखा देंगे कि उत्तेजित अवस्था से अस्थायी अवस्था में आ गए। तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। इस नाभिक के जगह हम लोग तत्व भी लिख सकते हैं, तत्व या परमाणु। ये रेडियम सक्रिय तत्व है, नाभिक भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये जो तीनों है इनको जनक तत्व कहेंगे और ये जो तीनों जो बना उसको उत्तरी तत्व कह सकते हैं। अब हम एक नियम, जो चौथा नियम है, उसको हम अगले टॉपिक से जोड़ देंगे। इसमें रेडियो सक्रिय 6 नियम का गणितीय रूप हम लोग देखेंगे। वीडियो देखते टाइम आप इसके स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि ये पढ़ाते वक्त थोड़ा स्लो होता है। नियम का गणितीय रूप, गणितीय रूप। इसमें हम चौथे नियम के रूप में भी कह सकते हैं या इसको परिभाषित करने के क्रम में भी हम ये कह सकते हैं कि किसी रेडियो सक्रिय तत्वों के विखंडन की दर या विघटन की दर या क्षय की दर, विघटन की दर उसमें उपस्थित सक्रिय परमाणु, मतलब जो उस समय उपस्थित है सक्रिय परमाणु, परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है।
इसमें कहने का ये मतलब है कि अगर हम मान लें यदि ये कोई रेडियो सक्रिय तत्व है, इसमें जब टाइम 0 था, अभी टाइम स्टार्ट ही हुआ है, तो उस समय परमाणु की संख्या, इसके अंदर जो परमाणु थे वो परमाणु की संख्या है n0, और जब कुछ टाइम हुआ t, तो इस समय परमाणुओं की संख्या मान लेते हैं हम लोग, सक्रिय परमाणु की संख्या n बचा है, यानी कि शुरू में n0 था और धीरे धीरे विघटित होते होते t टाइम पर n बच रहा है। उसी को हम भाषा में लिख लेते हैं। यदि t बराबर 0 पर परमाणुओं की संख्या, यानी सक्रिय परमाणुओं की संख्या बराबर n0 तथा t बराबर t टाइम, समय को हम t ले लिए, पर परमाणुओं की संख्या n हो, तो हम लोग परिभाषा से चलेंगे। परिभाषा क्या है? परिभाषा कि रेडियो सक्रिय तत्वों के विखंडन की दर, यानी कि ये जो रेडियो सक्रिय तत्व है इसके विखंडन की दर निकालने के लिए डी बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में दर किसके समानुपाती है? इसमें उपस्थित, यानी हम टी टाइम पर देख रहे हैं, अगर डी टी टाइम पर जो सक्रिय परमाणु की संख्या dn है परिवर्तन, तो इसमें किसके समानुपाती होगा? ये टी टाइम पर जो इसमें परमाणु उपस्थित हैं, सक्रिय परमाणु n, इसके समानुपाती होगा। यानी ये जो विखंडन की दर है dn बाई डी टी, जो रेडियो सक्रिय तत्व में परमाणु बच गए हैं टी टाइम पर उपस्थित हैं, उसके समानुपाती होता है। ये इसका गणितीय रूप हो गया। हम लोग जानते हैं कि डी बाई डी टी समानुपाती चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट में माइनस लेमडा लगाया गया, यहां भी हम माइनस लगा सकते हैं। ये माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि टाइम जैसे जैसे बढ़ते जाएगा सक्रिय परमाणु की संख्या घटते जाएगी, यही निगेटिव चिन्ह बता रहा है। तो डी यहां ही लगा देते हैं, समानुपाती चिन्ह हटा तो इक्वल हो गया dn। अब dn इक्वल टू ये डिवाइड में, तो उधर जाके मल्टीप्लाई में लेमडा n इंटू dn dt। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, दोनों तरफ समाकलन करने पर ये हो जाएगा dn, इधर लेमडा बाहर n बाहर dt, या हम ये कर सकते हैं, इस n को इधर ले आते हैं, डी बाई डी एन, इस n को यहीं ले आते हैं ताकि ये फॉर्मूला पे आ जाए। आप लोग जानते होंगे कि एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का कि dx बाय एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, और dx का इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो x, तो dx बाय एक्स का इंटीग्रेशन log x, तो dn बाय n का इंटीग्रेशन log n। इसी तरह माइनस लेमडा, dx का इंटीग्रेशन x, तो dt का इंटीग्रेशन t। अब कंडीशन एक रखते हैं, t बराबर जब क्या था, जब टाइम 0, तो सक्रिय परमाणु की संख्या हमने माना था n0, ये मान इसमें पुट कर देते हैं समीकरण, इसको 1 मान लेते हैं, तो समीकरण 1 से या 1 में मान देने पर ये क्या हो जाएगा, log n के जगह n0 या n0 प्लस नहीं इक्वल माइनस लेमडा t का मान 0। और हम लोग जब इंटीग्रेशन कंप्लीट करते हैं तो इसमें एक कांस्टेंट मान लेते हैं हम लोग c है।
जिस लिमिट इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं लगा हो उसका इंटीग्रेशन करते टाइम एक कांस्टेंट जोड़ते हैं और इस कांस्टेंट का मान ये कितना हो जाएगा, log n के जगह n0 इक्वल टू माइनस लेमडा टी का मान हमने 0 माना है, 0 प्लस सी। अब इसी सी का मान निकाल के उसी जगह पुट कर देंगे, यानी ये खत्म, यानी log n0 इक्वल टू सी। अब इस सी का मान यहाँ बैठा देते हैं, सी का मान समीकरण 1 में देने पर, रखने पर या देने पर ये क्या हो जाएगा, log n इक्वल टू माइनस लेमडा टी प्लस सी का वैल्यू log n0। अब इसको इधर ले आते हैं, log n ये प्लस में इधर आ जाएगा तो log माइनस में, log n0 इक्वल टू माइनस लेमडा टी। log अगर घटा में रहे तो ये log बटा में आ जाता है, आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, log n बाय n0 इक्वल टू माइनस लेमडा टी। या log को अगर यहाँ से उधर रिमूव करते हैं n बाय n0 इक्वल टू, तो ये आ जाएगा e टू दी पावर माइनस लेमडा टी, यानी log हटेगा तो ये e पे आ जाएगा लेमडा टी, और n डिवाइड में तो उधर चल जाएगा तो मल्टीप्लाई में n0 e टू दी पावर माइनस लेमडा टी। यही अभिष्ट समीकरण है, इसे चरघाती समीकरण भी कहते हैं, चरघाती समीकरण कहते हैं। इसे सोढ़ी का समीकरण भी कहते हैं, सोढ़ी का समीकरण। कंप्लीट कर लिया जाए। आज बस इतना ही, आज का दूसरा वीडियो था आज। अगर अच्छा लगे तो अपना कमेंट जरूर नीचे कीजिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आप लोग सपोर्ट किए तो इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और हमें भी खुशी होगी, और अपने दोस्तों को के साथ भी शेयर करते रहिए ताकि उन्हें भी लाभ हो। धन्यवाद।